आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे BLI 221 के यूनिट 3 के टॉपिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कि सूचना संस्थान क्या होते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो हम ये देखेंगे कि सूचना संस्थान जो होते हैं इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी ये आए कैसे। देखिए, जो इंफॉर्मेशन का जब ट्रांसफ़र हुआ यानी सूचना का जब ट्रांसफ़र हुआ उसके वजह से इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस आए। यानी कि सूचना को जब ट्रांसफ़र किया गया उसके 3 बेसिक मॉडल्स थे जिसके तहत इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती थी। तो पहला जो मॉडल था वो था नॉलेज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस। नॉलेज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लेबोरेटरीज हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूशंस हो गई, रिसर्च सेंटर हो गए। यहाँ पे क्या होता है, नॉलेज क्रिएट किया जाता है। यानी कि आप लेबोरेटरी या किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे लोग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और एक नया नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, एक नई यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके वजह से कुछ चेंज आ सके। और दूसरा फिर जो मॉडल था हमारा नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो और फिर लोगों तक पहुंचाओ। यानी कि जैसे कि हमारे बुक पब्लिशर्स हो गए, न्यूज़पेपर पब्लिशर्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके एक कंपाइल फॉर्म में रखते हैं बुक के तौर पे और उसको फिर पब्लिश कर देते हैं पब्लिक और लोगों के बीच में। तो ये सेकंड मॉडल था हमारा जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का। तीसरा जो मॉडल था वो था कि इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का जो तीसरा मॉडल था वो था ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो डेटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, स्टोर करें, प्रोसेस करें और फिर डिलीवर कर दें जिनको, या फिर डिलीवर करें उन इंडिविजुअल लोगों तक, उन लोगों तक जिनको उसकी ज़रूरत हो। यानी कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेस और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल्स हु रिक्वायर और हु नीड, उनको इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को हम थर्ड मॉडल में पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के। यानी 3 फेज में हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को हम पढ़ सकते हैं। एक नॉलेज क्रिएटिंग जैसे लैब्स और लेबोरेटरीज, दूसरा नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन जैसे कि बुक पब्लिशर्स और थर्ड हमारा जो है इंस्टीट्यूशंस दैट कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को, जैसे कि हमारी लाइब्रेरीज हो गई, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स हो गए। इन चीज़ों का जो इवोल्यूशन हुआ इन कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस थे इनकी ग्रोथ कैसे हुई, इनके जो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होते हैं इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन यानी सूचना संस्थाओं के, वो हम 4 फेज में पढ़ेंगे। पहला था डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। डिसिप्लिन जो कि एरा 1 था, यानी कि डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का मतलब ये हो गया कि जैसी आप जिनको जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी उस प्रकार का इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना। तो सबसे पहला जो एरा था वो ये था कि अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो उस इंडिविजुअल आदमी तक वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा पहुंचा दी जाए, या चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो या न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या फिर किसी भी पत्रिका के माध्यम से हो, तो वो डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र था। फिर आया मिशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो कि एरा 2 था। मिशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का मतलब हो गया कि सारी सरकारी बॉडीज़ यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये सब एक मिशन ओरिएंटेड पे काम करने लगे। यानी कि एक मिशन था जिस पे आपको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है और कुछ नया रिजल्ट निकाल करके आपको नई टेक्नोलॉजी या नए इंफॉर्मेशन जो है क्रिएट करने हैं। यानी कि किसी एक मिशन के लिए, जैसे कि मान लीजिए नासा की स्थापना हुई या फिर इसरो की स्थापना, ये क्या है, ये सब मिशन ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस थे जिनका मेन मोटिव स्पेस रिसर्च पे था, सैटेलाइट्स और रॉकेट साइंस की चीज़ों को और इवॉल्व करने के लिए था। तो इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र थे वो एरा फेज 2 में आते हैं। और एरा 3 में है प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र या इंस्टीट्यूशंस को हम डेवलप करते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सेंटर। जैसे कि मान लीजिए पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है तो उनके लिए फिर जो
कोई अगर ऐसी संस्था बनाई जाए, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया जिसके वजह से पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया जाए शहरों में, अलग अलग देशों में, तो उसको हम उस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस थे जो उस तरह के इंफॉर्मेशन से डील करते हैं, उनको हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड कहते हैं। जैसे एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया, जैसे मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है जो हमारे ओजोन लेयर के इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया, पेरिस क्लाइमेट समिट, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए किसी एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए। और वो जब उन इंफॉर्मेशन, जिस तरह की सूचनाओं से वो अपने आप को अपडेट करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, उस तरह की सूचना और उस तरह के इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कहते हैं। एरा, जो कि एरा 3 में आता है। फिर एरा 4 क्या आता है? एरा 4 में था इंडिविजुअल ओरिएंटेड और कस्टमाइज इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि आपको जैसा इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जैक्टली आपको वैसा इंफॉर्मेशन मिले। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो गूगल है। यानी हर आदमी को जो इंफॉर्मेशन, यानी एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ जाइए, आपको टाइप करिए, रिसर्च गूगल पे सर्च करिए, वो आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड सारी मिल जाएगी। तो ये जो सिस्टम आया ये एरा 4 में आया, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल ओरिएंटेड और कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस। फिर आया न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशन। न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारी जो ये 21st सेंचुरी है, यानी कि हर चीज़ जो हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें हैं वो इंफॉर्मेशन की हमारे पास कहीं से भी कहीं भी बैठ के हम इंफॉर्मेशन पा सकें। यानी हमारा जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक हाईवे, पूरा सर्वर, पूरा इंटरनेट पे जो ये दुनिया है, इसी को हम न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि आपको एनी टाइम, एनी वेयर, एनी हाउ आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब कि कहीं से भी बैठ के आप इंफॉर्मेशन तक पहुँच सकते हैं। इस पे कोई मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं। आप बस एक जगह बैठिए, एक दो जगह आप लॉगिन करिए, क्लिक करिए और आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपकी ज़रूरत के हिसाब के आपके पास होंगे। तो ये न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। तो ये 4 एरा हैं जो ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमारा पहले से लेकर अब तक जो है ग्रो हुआ इंफॉर्मेशन सेंटर। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। अब इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार के होते हैं? इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन यानी सूचना संस्थान। तो सूचना संस्थान हम किसे कहेंगे? तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो, प्रोसेसिंग हो, ऑर्गेनाइज किया गया और फिर लोगों तक पहुँचाया गया, डिसेमिनेट कर दिया गया। उस कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जो कलेक्ट करे, प्रोसेस करे और ऑर्गेनाइज करे और लोगों तक पहुंचा दे इंफॉर्मेशन को, तो उसको हम, उस संस्था को हम इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन कहेंगे, यानी सूचना संस्था कहेंगे। तो जहाँ भी ये काम हो, कलेक्शन का, प्रोसेसिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो और डिसेमिनेशन का इंफॉर्मेशन के, वो सूचना संस्था कहलाएंगे। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन है, पहला है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज एक तरह का हमारा सूचना संस्था है जहाँ पे आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर भी करते हैं, फिर प्रोसेस करके उसके बाद हम डिलीवर करते हैं हर यूज़र को। जिस प्रकार का यूज़र है, जिसको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको उस तरह की इंफॉर्मेशन हम अपने लाइब्रेरी के जो कंटेंट होते हैं, जो किताबें होती हैं, उनसे प्रोवाइड कराते हैं। तो लाइब्रेरीज एक तरह की इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस है। फिर लाइब्रेरीज के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स आए। देखिए डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स क्यों आए? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया कि सारी संस्थाएं जो थी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब मिल करके रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ चली गई। बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारे पैसे रिसर्च और डेवलपमेंट में लगने लगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इवॉल्व करने के लिए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 ऐसा एरा था जिस टाइम हर आदमी एक दूसरे से, हर ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट कर रही थी नई टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। तो इस समय क्या हुआ कि इतने इन्फॉर्मेशन, इतना रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया कि लाइब्रेरीज़ को वो अपहेल्ड करने में प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि लाइब्रेरीज़ एक तरह से कह सकते हैं कि आपको सारे इंफॉर्मेशन रखती है, पर किसी डिसिप्लिन या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं रख सकती है। वो उसके लिए आपको अलग इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़े। क्योंकि जब रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ तो साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने सारे इंफॉर्मेशन आए, उस
और इतने टेक्निकल और इतने डीप इंफॉर्मेशंस का इवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से आपको अलग डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स बनाने पड़े। और यहाँ इसलिए ताकि वो उन इंफॉर्मेशन को, उस डिसिप्लिन ओरिएंटेड यानी उस पर्टिकुलर फील्ड की इंफॉर्मेशन को, अलग अलग फील्ड के जो इंफॉर्मेशन है उनको डॉक्यूमेंटेशन करके रख सकें अपने पास, और जिस तरह से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को जैसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो वहाँ से ले करके और अपने रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क को आगे प्रोसेस कर सकें। तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स बनाने पड़े, और ये भी उस समय वो रखा गया कि इसके जो बजट का 5% जो है हमारे, वो उस रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स की मेंटेनेंस और रिसर्च और डेवलपमेंट में जाएगा, ताकि हम अपने जो मिशन है, जो भी हमारा जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो भी प्रोसेस है उसको अच्छे से कंप्लीट कर सके वो, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ हम डेवलप कर सकें। जो नए डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में INS डॉक, ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है जिसका इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना यूनेस्को की हेल्प से की गई थी। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप दूसरा जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी NASDOC, इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। तो ये दो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स हैं हमारे। इस तरह के कई सारे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स बनाने पड़े बाद में, ताकि आपको डेप्थ और एक डिसिप्लिन बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी अगर साइंस एंड टेक के डॉक्यूमेंटेशन है तो साइंस एंड टेक में रिलेटेड जितने भी रिसर्च और जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब अपडेट होते रहे वहाँ, और उसके बाद जिससे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हमारे हैं, जब उनको कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो आसानी से उस चीज़ को पा सकें। तो इस तरह के कई सारे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स डेवलप किए गए। तो ये एक तरह के इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस कहे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन है वो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, यानी कि कोई भी ऐसे सेंटर्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर एक नया इंफॉर्मेशन उनसे जनरेट करके न्यू रीपैकेजिंग करके लोगों तक पहुँचाएंगे। यानी कि खूब सारा एक समझ लीजिए डेटा और इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से आपको सबको प्रॉपरली इवेलुएट करना है, सारे डेटा इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको सिंथेसाइज करके नया इन्फॉर्मेशन डेवलप करके वहाँ से उसकी रीपैकेजिंग करके आपको रिक्वायर्ड लोगों तक पहुँचानी है, जिनको उसकी ज़रूरत रहे, स्पेशलिस्ट चीज़ों तक, जो भी उसके स्पेशलिस्ट हों जिनको उनकी ज़रूरत हो, उस तरह के जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर कहे जाते हैं, उस तरह का जो भी संस्था काम करते हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स के एग्जांपल हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का क्या काम है? इसका मेन पर्पस होगा, एक डिसिप्लिन बेस्ड है, यानी कि ये एग्रीकल्चर के फील्ड में जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी डेवलपमेंट होंगे, जितने भी रिसर्च होंगे, ये सब को अपने इंस्टीट्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपडेट रखेंगे सारी चीज़ों का, और नए टेक्नोलॉजीज़ और नए डेवलपमेंट जो भी आएंगे वो यहाँ से आप पा सकेंगे। जो भी जिनको भी ऐसे ज़रूरतें होंगी वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की लाइब्रेरी में जाएगा, तो वो वहाँ से नए डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल फील्ड में नई टेक्नोलॉजीज़ ये वहाँ से पा सके, क्योंकि वो सारे अपडेट वो अपने पास रखेंगे उस फील्ड के। फिर उसी तरह है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका नाम था टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, बाद में 2003 में इसको बदल करके द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कर दिया गया, टेरी। ये मेनली एनर्जी बेस्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, यानी जो ऊर्जा संबंधी चीज़ों पे काम करता है, एनर्जी यानी कि एनर्जी पैदा करने पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। तो जिनको उस तरह की, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको एनालाइज करते हैं, ये उसको स्टोर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं।
फिर है एक आपका एक अलग एक और दूसरा देख सकते हैं एग्जांपल इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर के तौर पे, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एनालाइज किया जाता है। वह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE मुंबई में जो है, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे जितने भी पेपर और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपको मिलेंगे, और जो इंडियन इकोनॉमी को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता होगा। फिर हम देखेंगे अगला हमारा है डेटा सेंटर्स। ये जो अगला हमारा इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन है डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स क्या है? देखिए, जो डेटा को जब आप कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें अपनी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन मिल सके, उस तरह के इंस्टीट्यूशन को हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। डेटा सेंटर्स की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, देखिए वो है डेटा कलेक्शन, डेटा कंट्रोल, डेटा कोडिफिकेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा रिट्राइवल। इतने ये तब जा कर के फिर हम एक प्रोसेस डेटा पाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके फिर हम कुछ नई रिसर्च या नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें। नेशनल डेटा सेंटर्स यानी कि NDC जो है, जो हमारी गवर्नमेंट ओपन किए हैं हाल में। देखिए, एक हैदराबाद में है जो नेशनल डेटा सेंटर है, 2008 में भारत सरकार ने खोला है। फिर पुणे में 2010 में खोला है नेशनल डेटा सेंटर, दिल्ली में 2011 में खुला है, और भुवनेश्वर में 2018 में हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट खुला है नेशनल डेटा सेंटर। यहाँ पे डेटा का प्रोसेसिंग होता है, डेटा को फिर कोडिफाई किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और अपने मतलब और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर उसको यूज़ में लाया जाता है। तो ऐसे सेंटर्स जो होते हैं वो डेटा सेंटर्स होते हैं, जहाँ बहुत सारा एक डेटा हो, यानी एक बहुत बड़ा डेटाबेस होगा, जहाँ सारे डेटाज आते होंगे और फिर यूज़र्स वहाँ से जिससे उनकी ज़रूरत होगी उस तरह के डेटा ले करके अपना जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। रेफरल सेंटर्स एंड क्लियरिंग हाउसेस, ये एक तरह के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर अगर आपको किसी डेटा की ज़रूरत है और वो डेटा, तो ये ऐसे सेंटर्स हैं जो आपको ये इन्फॉर्म करते हैं कि वो डेटा आपको मिलेगा क्या, या वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा। अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने रेफरल सेंटर्स पे जाएंगे। ये ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पे लोग बहुत स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग बैठे होंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये डेटा कहाँ पर मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी चार्ज हो, फीस हो, उसको देने के बाद। क्लियरिंग हाउसेस भी सेम यही काम करते हैं, आपको ये इन्फॉर्म करते हैं कि आप ये एक तरह का क्लियरिंग हाउसेस आपकी एक सेंट्रल एजेंसी के तौर पे काम करती है, जो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताएगी, कि आप रेफ़र करेगी आपको कि आप कहाँ जा कर के ये इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं या ये डेटा पा सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। तो ये हमारे रेफरल सेंटर्स और क्लियरिंग हाउसेस के काम होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अब बहुत ही ये देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि सूचना संस्थाओं का क्या रोल है। देखिए, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी यानी कि जहाँ पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों में लगे हैं जहाँ पर नॉलेज के ही दम पे वो चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। या फिर आप मास मीडिया ले लीजिए, इसरो ले लीजिए, या फिर DRDO ले लीजिए, मतलब कोई भी ऐसी संस्था, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जहाँ पे आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगा तभी उन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी सोसाइटी में जिसकी इकोनॉमी नॉलेज पे चलती हो, नॉलेज से बेस्ड हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस में जो काम करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो एक आम पब्लिक होती है, और पब्लिक जो उस पर काम करती है, किसी भी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, वो फुल्ली डिपेंड करता है कि वहाँ पे काम करने वाले लोग कितना एजुकेटेड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। अगर हाईली क्वालिफाइड लोग किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तभी वो इंस्टीट्यूशन अच्छा परफॉर्म करेगा, अपने आप को प्रॉपर अपडेट रखेगा, अपने आप को नए टेक्नोलॉजीज, नए टूल से अपडेट रखेगा, और जब उसका परफॉर्मेंस आउटकम अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो सोसाइटी होगी उस पर भी उसका
पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी जो नॉलेज बेस इकोनॉमी है ये बहुत मजबूत होगी और हमारी इकोनॉमी और अच्छे से परफॉर्म करेगी, यानी जो हमारा नेशन है, कंट्री है, वो और बढ़िया ग्रो करेगा, उसकी जीडीपी ग्रोथ और अच्छी रहेगी। तो इस तरह का जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं हमारी सोसाइटी जो होती है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस अपने आप को अपग्रेड नहीं रखेंगे तो हमारी सोसाइटी भी अपग्रेड नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से हमें कई सारे नॉलेज सेंटर और इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोलने की ज़रूरत होती है, ताकि लोग जो हों, हमारी जो पब्लिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और नॉलेज और रिसोर्स उसको आसानी से अवेलेबल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो एजुकेशन, लिटरेसी रेट ये सब उनके अंदर ज़्यादा हो। और वो जब ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो जिस इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस में काम करेंगे वो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन भी परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। और जब इंफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं अच्छा परफॉर्म करती हैं तो फिर वो संस्थाएं जिस भी सोसाइटी या जिस भी राष्ट्र में होंगी उस राष्ट्र को डेवलप करती हैं, उस नेशन को डेवलप करती हैं और उनकी इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाती हैं, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक डेवलप्ड सोसाइटी या डेवलप्ड नेशन के तौर पे उभर सके। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन पे फुल लेक्चर था BLI 221 का। इसके अलावा अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए CLIS और BLIS का, तो आप हमारे यहाँ नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और सभी अपडेट्स लाइब्रेरी साइंस और इग्नू से पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी पे ज्वाइन करिए। फॉलो ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल KT रिपोजिटरी, सब्सक्राइब। थैंक यू।